हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर अभी हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे एमसीक्यूज में इसके ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज में मैं आपको शॉर्टकट वे में भी बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हो विद इन 5 to 7 सेकेंड्स। लेकिन अगर आपको वो शॉर्टकट भूल जाता है, आप नहीं मैनेज कर पाते हैं कुछ चीज़ों को, तो फिर उसी क्वेश्चन को, उसी एमसीक्यूज को डिफरेंट मेथड से कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा। यानी दो दो मेथड में आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो 10 एमसीक्यूज हैं, इसमें मैंने, देखो आज के लेक्चर में मैं आपको होमवर्क भी कुछ दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा, राइट। सिमिलर एमसीक्यू आपको सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, जैसे फर्स्ट एमसीक्यू मैंने किया, सेकंड वाला सिमिलर रहेगा, टर्म्स चेंज है। तो आपने वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करो और मुझे जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना लेक्चर। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े टेक्निकल हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रखी है क्वेश्चंस की, जैसे सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के मैंने एमसीक्यू यहाँ पे सिलेक्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आराम से इसको रीड कर लो। इसको मैं दो तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। पहले मैं इसको शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि विद इन, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 5 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हो। 5 नहीं, लगा लो 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। कह रहे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके दो वर्टिसेस आपको गिवन है, ए एंड बी, और थर्ड वाला वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस आपके सामने। शॉर्टकट वे देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ की हेल्प लो। कहीं से ग्राफ मैनेज करो। आपका एग्जाम चल रहा है, आप अपने एग्जामिनर को बोल सकते हो, अपने इन्विजिलेटर को बोल सकते हो कि यार मेरे को ग्राफ दे दो। ठीक है, तो ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो ग्राफ पे अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो विद इन 7-8 सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दो वर्टिसेस आपको गिवन है, थर्ड वाला मिसिंग है ना, तो ये दो वर्टिसेस आप ग्राफ पे मार्क करो। देखिए यहां पर ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, तो यहां तो मैं रफ स्केच बनाऊंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, राइट। अब इसी पे ये दोनों पॉइंट मार्क करो, -4 0, -4 0, यहां पर आ गया -4 0। ये दिस इज योर ए पॉइंट, नेगेटिव साइड आप आ गए। ठीक है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ, दूसरा पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, उतना ही यूनिट बट राइट साइड में। तो 4, 1 2 3 4, दिस इज बी पॉइंट। जैसे आपने ये दोनों पॉइंट मार्क किए तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड का लेंथ है वो पता चल गया। कितना यूनिट है ये, टोटल कितना यूनिट है डिस्टेंस के हिसाब से। इट इज 8 यूनिट। 4 यूनिट आप इधर आए थे और 4 यूनिट आप उधर चले गए। यानी जो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 8 यूनिट। अब इतना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, दो पॉइंट को मार्क करना है, 2 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा आपको ये समझना है कि यार ये जो ए बी है इसको तो ये बाइसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि 4 यूनिट आप इधर हो, 4 यूनिट आप इधर हो। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कभी भी आप परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जैसे इस वर्टेक्स से मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया और वो इस साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ये जो ए बी है ये बाइसेक्ट हो रही है किसके द्वारा, वाई एक्सिस के द्वारा। इसका मतलब जो हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो इसी बाइसेक्टर के ऊपर बैठा हुआ। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, थर्ड वर्टेक्स से तो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था। तो हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है। वो यहां ऊपर भी हो सकता है, वो यहां नीचे नेगेटिव साइड भी हो सकता है। लेकिन यहां ऑप्शन में देखें, किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर टॉप पे रख लेते हैं। दिस इज थर्ड पॉइंट सी, दिस इज थर्ड पॉइंट सी।
तो अब इसको सी के कोऑर्डिनेट से आपको फाइंड करने हैं, जिसमें एक कोऑर्डिनेट आपको पहले ही पता चल गया 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है। देखो ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से दिए हुए। डन। तो ये हमारा थर्ड वर्टेक्स सी आ गया। अब इसको आप ज्वाइन करो ए से, इसको आप ज्वाइन करो बी से। अब ये थर्ड वर्टेक्स आप कैसे ढूंढोगे? बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, सिंपल वे में। अगर तो आपको ग्राफ पेपर आपके पास है, अगर तो आपके पास ग्राफ पेपर है, तो ये डिस्टेंस भी आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। सर वो कैसे, डायरेक्टली कैसे ढूंढेंगे? मेरे बच्चे ये ए बी कितना यूनिट है? 8 यूनिट। तो स्केल पकड़ो ना, इसको मेजर करो स्केल से। सर ये 8 यूनिट है, तो ए पे रखो स्केल और यहां वाई एक्सिस को उसको कटिंग लगाओ 8 यूनिट पर। तो ये लेंथ भी 8 यूनिट रखनी है। स्केल की हेल्प से ऐसा कर सकते हो, नहीं तो कंपास ले लो। और यहां भी 8 यूनिट आप डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ये वाला पॉइंट आपको अपने आप दिखेगा ग्राफ पेपर पर। दैट्स ऑल। इतना करने में आपको मैक्सिमम 8 सेकंड्स लगेंगे। तो 8 सेकंड के अंदर आपको याद आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्केल से ये मेजरमेंट नहीं आपको समझ में आ रही है, तो ऐसा करो यार, ये BC का लेंथ कितना है? ये BC का लेंथ कितना है? 8 यूनिट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 8 यूनिट लेंथ हमारा साइड का चला है। तो ये 8 है। तो ये जो, मानो इसका नाम O रख लेता हूं, तो OB कितना है? ये OB कितना है? 4 यूनिट। साइड का हाफ है, ये 4 यूनिट ही गए थे उधर ओरिजिन से। अगर ये 8 है, ये 4 है, तो ये वाला साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, पीजीटी अप्लाई करो इस राइट ट्राइंगल में। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तभी आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। यही लेंथ चाहिए ना, तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस पता चल गया ना ओरिजिन से उस पॉइंट का, तो वर्टेक्स तो निकल ही जाएगा। वर्टेक्स वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो आपका परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो ऐसा करें, मैंने शॉर्टकट बता रखा है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज और बेस को प्लस करो, हाइपोटेन्यूज और बेस को माइनस करो, रूट कर दो। ये परपेंडिकुलर निकाल दिया, पीजीटी ही लगाई है मैंने। 8 और 4 सर 12, 8 में से 4 गया 4, इसका रूट करेंगे, 12 का रहता है 2√3 और 4 फिर बाहर 2, तो इट इज 4√3। तो भैया ये लेंथ 4√3। अब मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम आपसे इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि स्केल से आप जब अब मेजर करोगे तो यहां भी जो पॉइंट होगा 8√3, ये जो 4√3 आया आपको पता ही चलेगा कितना यूनिट आ रहा है। अगर एग्जैक्ट इंटीजर की फॉर्म में आए ना, फिर तो पता चल जाएगा। तो इसलिए आपने यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेनी है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4√3। अब देख लीजिए 0, 4√3 कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट। तो अभी तक मैंने आपको ये 2 मेथड सिखा दिए, इसी का मैं थर्ड मेथड भी सिखाने वाला हूं। थर्ड मेथड कि भैया हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हमारे पास कोई, हमने यहां पे स्केल नहीं यूज करना है, कोई पॉइंट हमने मार्क नहीं करने, फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वी हैव टू वर्टिसेस एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इसी में मैं आपको समझा दूंगा पूरा वो वाला क्वेश्चन। ये आपके लिए रखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस भी मैंने नहीं दिए हैं, आपने ऑप्शन खुद ही आंसर निकालना। आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे को आप अपना आंसर बता सकते हो, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा वो सही है या गलत। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दूसरा मेथड सिखा दूं जो ग्राफ के बिना है, स्केल के बिना है। मेरे बच्चे, क्वेश्चन में क्या लिखा था? इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस हैं। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस हैं, तो जो तीसरा वाला वर्टेक्स जो C, मानो ये C है, ये तीसरा वाला जो मिसिंग है वो A और B से तो समान दूरी पर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो C A और B से तो समान दूरी पर होगा। C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो C आपका मानो मिसिंग है, तो इसको आपने अल्फा बीटा लेट कर लो। ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपके थे -40 और दूसरा वाला था मानो 40, ठीक है। तो C इज इक्वी डिस्टेंस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। अब बताइए 7.1 में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। तो AC इक्वल टू BC, स्केयरिंग किया, AC स्केयर इक्वल टू BC स्केयर हो गया। फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास बनेगा
अल्फा प्लस 4 का, आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना अभी तक आ गया होगा अच्छे से। ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं AC, ठीक है, रूट वूड हमने पहले ही कैंसिल कर दिया स्केयरिंग से। अल्फा प्लस 4 बीटा 0 माइनस, तो बीटा ही रहेगा। BC निकालेंगे तो अल्फा माइनस 4 का होल स्केयर, बीटा में से 0 बीटा, बीटा का स्केयर, बीटा बीटा हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अल्फा प्लस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4 का होल स्केयर, स्केयर दोनों से उड़ा दो भाई डायरेक्ट, तो यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन आता है। जब भी आप इवन पावर को कैंसिल करते हो तो यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन लें पहले, तो आप देखें यहाँ पर अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4, अल्फा अल्फा कैंसिल, 4 इक्वल टू माइनस 4। ये एक गलत स्टेटमेंट आ रही है, तो इसलिए प्लस वाला केस आप नहीं लेंगे, आप माइनस वाला केस लेंगे, यानी अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस 4, अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा प्लस 4, ये अल्फा इधर आ गया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 अल्फा, 4 उधर चला गया 0, सर अल्फा इक्वल टू 0, तो भैया अल्फा 0 आ गया। यानी जो C का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो मैंने निकाल लिया 0, तो वैसे भी हमने ग्राफ से देख लिया था कि वो 0 ही था, वाई एक्सिस पे बैठा हुआ। तो अब ये वाली जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसमें कोई ग्राफ, कोई स्केल, कोई प्लॉटिंग कुछ नहीं की है, सिर्फ ये समझा कि C जो है A और B से समान दूरी पर होगा। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब मेरा है दूसरा कोऑर्डिनेट बीटा, जो कि अभी तक नहीं मिला है मेरे बच्चे। उसके लिए आपको ये समझना है यार, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है? अब आप सोच रहे होंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक तो हम डिलीट हो गया, बच्चे बेशक डिलीट हो गया, लेकिन इस टॉपिक को करो, ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। कोलिनियर के क्वेश्चंस अगर आ गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा सा एक फॉर्मूला, उसको याद कर लो, ठीक है, मैंने आपको करवा रखा है, प्रूफ करवा रखा है एवरीथिंग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखो साइड ये ढूंढ सकते हो आप साइड की, सर इसका लेंथ कितना होगा, ये साइड तो आपको पता चल जाएगी 8 यूनिट, तो इसको लिख लो 8, क्योंकि ये -4 0 है ना, ये 4 0, तो इतना तो आइडिया मिल जाएगा। ओरिजिन से आप 4 यूनिट इधर है, ओरिजिन से आप 4 यूनिट इधर है, तो इतना पता चल जाएगा ना, एक साइड की लेंथ 8 है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड जो लेंथ है वो 8 यूनिट है, उतना तो पता चल ही जाएगा। प्लॉटिंग की भी जरूरत नहीं है, सोच के कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड मैंने 8 रख ली। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1/2। पहले आता है x1, जिसे मैं अल्फा ले रहा हूं, ठीक है, ये अल्फा हमारा x1 आ गया, ये y1, इसको ले लूंगा मैं x2 y2, और इसको मैं ले लूंगा x3 y3। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो ये आ गया आपका x1, फिर आपका माइनस होता है y2 और y3, यानी 0 0 माइनस होगा, तो ये तो सारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आता है आपका x2 जो कि -4 है, ठीक है, x2 जो कि -4 है, फिर आता है y3 और y1 का डिफरेंस लाइक दिस। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है x3 जो कि यहाँ पे 4 है, फिर हमारे पास आता है y1 और y2 का डिफरेंस, यानी बीटा -0। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो अप्लाई करके मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ऑलरेडी हमें एरिया पता भी, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया 64। ओके, दैट्स ऑल। अब कैलकुलेशन कर दो, ये पहली टर्म पूरी 0 हो गई, यहाँ से बढ़ेगा आपके पास 4 बीटा, और यहाँ पर भी आएगा आपका 4 बीटा, और दूसरी तरफ है √3/4 64, ये वाला 2 भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए लाइक दिस। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 8 बीटा। अब ये चीज़ मॉड में है भाई, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस के ऑप्शन यहाँ भी बैठेंगे। √3/4 64, अच्छा इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 गया, इस यहाँ से गया 32, तो √3 × 32 बच रहा है। अब जब यहाँ पे मॉड हटाओगे ना आप, ये मॉड 8 बीटा, जैसे आप कोई भी चीज़ मॉड के अंदर लिखिए और वो अननोन है, x इज़ अननोन, और उसका मॉड आप 2 लिख रहे हो, तो भाई x ये +-2 रहता है, दैट यू शुड नो, ठीक है। अब ये मॉड में हटाऊंगा, यहाँ प्लस माइनस के ऑप्शन आएंगे, यानी ये जो मेरा यहीं कर देता हूँ, यानी ये जो मेरा 8 बीटा है ये आएगा ±√3 × 32, ठीक है। जैसे ये मॉड हटाया, यहाँ इसके साथ प्लस माइनस लगा देना, डन। हमें बीटा चाहिए, तो व्हाट इज बीटा, ये 8 32 को काटेगा 4, तो बीटा इज ±4√3। देखो बीटा के 2 ऑप्शन आ गए, अल्फा मेरा 0 आया था और बीटा मेरा आया 4√3, और ये भी हो सकता है 0 -4√3, ये वाला ऑप्शन में नहीं था इसलिए इसको तो आप छोड़ दो, लेकिन वर्टेक्स ये भी हो सकता है, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे ऊपर बनाई तो वो नीचे भी तो बन सकती है, तो अगर वो ये वाला ऑप्शन भी कहीं बीच में हो, ये वाला तब नहीं होगा, तो फिर यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अभी फिलहाल हमारा ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, डी पार्ट। आते समझ। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करवा दिया आपको। एक पूरा कंप्लीट ग्राफ से, लेकिन ग्राफ में दिक्कत है कि अगर ये डिस्टेंस जब आप स्केल से मेजर कर रहे हो तो यहाँ पर 4√3 को वाई एक्सिस पे देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला यार पीजीटी लगा दो, विद इन सेकेंड्स उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन। तो एक तो हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा ग्राफ नहीं है, स्केल नहीं है, ये वाला मेथड। थोड़ा दिमाग लगाना है। द पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए सी इक्वल टू बी सी, सिंप्लीफाई किया अल्फा आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया तो बीटा आ गया हमारे पास। आते समझ। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना। और आपके लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिमिलर, पढ़ लो इसको। यू हैव 2 वर्टिसेस, सिर्फ मैंने वर्टिसेस चेंज कर दी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने जो वर्टेक्स लिए वो -40 है और दूसरा 40 ले रखा है। ये वर्टेक्स आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कर दिया 3 4 और -2 3। अब देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको कर पाता है ठीक है, करना ज़रूर है बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको ग्राफ मेथड से करेंगे 3-4 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ आपके पास नहीं है, जहाँ ग्राफ मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में आप कर लेंगे। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कोलिनियर विद दीज 2 पॉइंट्स, यानी आपके पास यहाँ पर -5 बेटा, ठीक है, 2 -5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स है, -3 4, और दूसरा पॉइंट आपके पास बी, इट इज़ 2 -5। अब 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो लाइन तो आई जाती है, तो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, वो एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है। दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम लाइन। अब आपको क्या ढूंढना है, इन 4 में से कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर बैठा हुआ। ग्राफ मेथड देखो क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो जल्दी से, ग्राफ आपके पास है, पॉइंट को प्लॉट कर दो, -3 4 1 2 3, माइनस का 4 प्लस का 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया, ठीक है, रफली आपको समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया 2 -5, 1 2 2 -5 1 2 3 4, नीचे आ गया। यहाँ पर आप इनको ज्वाइन कर दो। इनको जब ज्वाइन किया तो आप इनको एक्सटेंड भी कर दें, ठीक है, पॉइंट थोड़ा आगे भी हो सकता है जिसको आप चेक करो। तो दीज 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन थे आपने प्लॉट कर दिए, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने में आपको 3-4 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना और स्केल से लाइन बना देनी है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ही आपको ये दिख जाएगा कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है। जैसे मैं अगर डी वाले ऑप्शन की बात करूं, क्या 3 1 इसके ऊपर आएगा। 3 1 कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यार 3 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है ये डी वाला पॉइंट, तो ये कहाँ इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो दिख गया ना, ये पॉइंट तो कोलिनियर इसके साथ नहीं होगा। ऐसे आप ओरिजिन को देखेंगे, ओरिजिन से भी ये लाइन नहीं पास करेगी। अब आपके पास बच गया सी ओ डी, तो सी ओ डी में से एक ना एक पॉइंट इसके ऊपर लाइक कर जाएगा, दैट यू कैन चेक। सी आपका है 0 -1 0 -1, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से जाएगा, लेकिन वो ग्राफ पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा। अभी मैं आपको बोल नहीं सकता कि यहाँ से जाएगा, ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है। दूसरा आपका 7 -14, तो 7 यहाँ पर 14 नीचे, तो ये भी आ सकता है, ये भी आपका 4th क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है 7 -1। जो आपकी लाइन है वो आपकी 2nd और 4th से जा रही है, तो ये 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो 4th क्वाड्रेंट में हो सकता है ये लाइन के ऊपर आ जाए। तो दैट यू कैन सी इन द ग्राफ पे आपको बड़े आराम से दिखेगा ये। ओके, तो ये तो एक मेथड हो गया कि शॉर्टकट आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कौन सा पॉइंट इसके साथ कोलिनियर आ रहा है। और बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दिखता है। पॉइंट्स कोलिनियर है, चेक करो, वो दिखता है। पॉइंट्स कोलिनियर है, फाइंड अननोन क्वांटिटी के, लाइक वैसा कुछ फाइंड करो, वो भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ने कभी नहीं देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में कि 2 पॉइंट आपके पास हैं, तीसरा कौन सा इसके साथ कोलिनियर आएगा। बड़ा सिंपल है यार, लाइन बनाई, तीसरा ढूंढ लो, ग्राफ पे ढूंढ लो। लेकिन मानो अब आपके पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जो आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इसको आप कैसे करोगे। बड़ा सिंपल है। थर्ड पॉइंट जो आपको ढूंढना है इसी लाइन के ऊपर, उसको लेट कर लो, लेट इट बी अल्फा बीटा एक्स वाई, कुछ भी ले लो, मैंने अल्फा बीटा ले लिया। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं,
कोलिनियर हैं, तो जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 0। ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। बस ये रिलेशन लगाइए, अल्फा बीटा में कोई रिलेशन आएगा, इन चारों में से कोई एक पॉइंट उसको जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो रख लेंगे। बड़ा सिंपल है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2, पहले लिखते हैं आप x1, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका -3, ठीक है, -3, फिर आगे आपके पास आ गया बीटा -5, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक है। x1 फिर होता है y2 -y3, वही कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको आना चाहिए। फिर मैं लिखा प्लस अल्फा, फिर आपके पास आ गया -5 -4, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया +2, फिर आ गया आपका 4 - बीटा। दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इक्वल टू 0। जब आपका राइट साइड में 0 है तो मॉड, ये जो बाहर 1/2 लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सब हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो। -3 बीटा, 5 3 15, यहाँ पर 9 अल्फा, यहाँ पर 8 एंड 2 बीटा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9 अल्फा, एक टर्म, बीटा वाली 2 टर्म्स हैं, -5 बीटा, 15 में से 8 7 आएगा, माइनस का उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो भाई ये आपका रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में। अब आपके चारों पॉइंट्स है इस इक्वेशन में डालो अल्फा बीटा की जगह, तो देखो आप ओरिजिन डालोगे, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा? नो। सेटिस्फाई मतलब आपने जब ये पॉइंट पुट किया तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आनी चाहिए। ओरिजिन पुट कर रहे हो तो लेफ्ट राइट बराबर आएगी नहीं। अब डी पार्ट है 3 1, डी वाला पॉइंट 3 1, 3 डालो इसमें, 9 3 27 माइनस का, और फिर 1 डाला, ये -5, ये तो -32 आ रहा है, उधर 7 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, डी भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। सी वाला करके देखो जिसपे हमें डाउट हो रहा था, तो सी डाला हमने अल्फा 0 बीटा -1, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भैया बी पार्ट बच रहा है, तो बी को आप चेक कर लो, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपने यहाँ पर 7 पुट किया, 9 7 63, फिर आपने यहाँ पर 14 पुट किया, तो जैसे आपने 14 पुट किया वो माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और 70 आ जाएगा, 14 5 70। तो अब देखो 70 में से 63 7, तो भैया बी पार्ट इज आंसर। तो ये हो गया सेकंड मेथड कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ मेथड समझ में नहीं आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लो, जो थर्ड पॉइंट ढूंढना है उसको अल्फा बीटा, रिलेशन आ गया, चारों पॉइंट को चेक कर लो बड़े आराम से, 1 मिनट के अंदर ये भी हो जाएगा। अगर थोड़ी स्पीड रखोगे तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, है ना, 30-40 सेकंड्स में भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है, ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगा, आप अपना आंसर निकालो कि इन दोनों पॉइंट के साथ कौन सा पॉइंट कोलिनियर आ रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके डियर, ये आपके लिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये काफ़ी सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, सिंपल। कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई भी ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे रेशो भी है, वाई भी है, रेशो और वाई दोनों ढूंढने। तो ये पॉइंट आप डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो यहाँ जल्दी से डायग्राम बना लो, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, -4 3 पहला पॉइंट, दूसरा आपका 6 3 आ गया। कोई पॉइंट आप डिवाइड कर रहा है इसको, तो लेट इट इज़ 2y जो कि गिवन है, रेशो आपकी k:1 आ गई। जब भी रेशो मिसिंग है उसको k:1 हम ले लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो मेरे बच्चा p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आ गया k × 6 6k, फिर 1 × दिस -4 और नीचे रेशो का सम। अब ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। तो इट इज 3k + 3 डिवाइड बाय रेशो का सम। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स निकाले और p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन भी हैं, दोनों को कंपेयर कर लो। आपको रेशो चाहिए तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपको रेशो देगा, जो कि पता है ना 2, ये रेशो दे देगा, तो इस 2 को इसके इक्वल रख लो, यानी 6k - 4 डिवाइड बाई k + 1, किसके इक्वल रखा हमने, 2 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k - 4 2k + 2, सिंप्लीफाई किया, 6k 2k 4k, ये उधर चला गया 6, तो k आपके पास आ गया कैंसिल वैंसिल करके 3/2। तो भैया रेशो तो हमने निकाल दी k:1 जो कि 3:2 आ गई। अब यहां पर पहला ऑप्शन है 2:3, ये वाला तो कभी हो नहीं सकता, तो 3:2 रेशो तीनों में है, बी में भी है, डी में भी है, सी में भी है, तो इन तीनों में से कोई होगा, एक पार्ट तो डिलीट कर दो, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। तो रेशो इज 3:2। अब हमने देखना है वाई कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट पी का निकाला ये वाई ही है, इसमें बस आप k का वैल्यू डाल दो, जो आपने क्या निकाला 3/2, सिंप्लीफाई करो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि y का वैल्यू होगा। तो ये है 3k + 3
3 k हमारा आया +3 और नीचे है k +1, 3/2 +1। सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, इसका 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और ये 2 एलसीएम, इसका भी 2 एलसीएम वो कट जाएगा, तो 3 + 2 9 और 6 15, नीचे 5 = 3। तो भाई y की वैल्यू की 5 आ रही, 3 आ रही। दैट्स ऑल। देखो y की वैल्यू 3 कहाँ है, सी पार्ट। दैट्स ऑल, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो गिवन वाला पार्ट है नंबर 2, इसके साथ कंपेयर करके k निकला, फिर जो k आया इसमें पुट किया, y आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, करना जरूर इसको। नाउ द सिमिलर क्वेश्चन फॉर यू। यहां पर मैंने पॉइंट चेंज कर दिया है, यहां पर 2 की जगह 0 लिख दिया है, यहां पर भी मैंने पॉइंट चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन बाकी लगभग सेम ही। जरूर ट्राई करना, जो आपका रेशो आएगा, जो आपका y का वैल्यू आएगा, मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें भी बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, मैं टाइम नहीं लगाना, बड़े शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन पहले समझे होता क्या है। ट्राइसेक्शन होता है कि कोई लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। देखो बाइसेक्ट होता है, एक ही पॉइंट होता है उसके ऊपर, मिड पॉइंट, जिसको आप मिड पॉइंट बोलते हो, वो बाइसेक्ट कर रहा होता है लाइन को। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो किसी लाइन के 3 इक्वल पार्ट कैसे होंगे, जब उसके ऊपर 2 पॉइंट आएंगे। अब लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड होती है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जब उसके ऊपर 3 पॉइंट मार्क करते हो। तो यहां पे ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन। अब ट्राइसेक्शन का ये मतलब नहीं कि 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट 2 मार्क करने हैं, तो ये ट्राइसेक्शन में चली जाएगी, यानी 3 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। तो मानो एक पॉइंट आपका P आ गया, एक पॉइंट आपका Q आ गया, तो ये 2 पॉइंट्स है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आपको जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, Q को इग्नोर करें, Q को इग्नोर कर दो, Q को भूल जाओ कि ये है। आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, रेशो लेनी 1:2, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। और जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उस वक्त P को इग्नोर करेंगे आप, P नहीं है, उस वक्त रेशो लेनी है आपने 2:1। सिंपल। पहले रेशो क्या लेनी है, 1:2, पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरे नंबर पर रेशो क्या लेनी है, 2:1, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट वाला भी इसमें लग सकता है, बट सेक्शन फॉर्मूला से बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो यहां पर मैं आपको करके बताता हूं। मेरे बच्चे, ये मेरी लाइन सेगमेंट आ गई AB, इसमें पहला पॉइंट मेरा आ गया 2:1, दूसरा पॉइंट आ गया मेरा 5:3। जो डिवाइड कर रहा है, एक P है, दूसरा Q है। मैं अभी Q को मार्क नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ P को मार्क किया, तो रेशो मेरी 1:2 बैठेगी। अब आप सोचे सर रेशो 1:2 कैसे? अरे भाई 3 इक्वल पार्ट्स थे ना, 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो एक पार्ट ये हो गया, तो 2 पार्ट ये कंबाइन कर दिए, तो ये 2 पार्ट हो गए ना, तो 1:2 ऐसा लिया जाता है। एक पार्ट P के लेफ्ट साइड में है और 2 पार्ट P के राइट साइड में, तो रेशो बनी P के हिसाब से 1:2। डन। चलिए अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बहुत जल्दी आने वाले। इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाए। तो यहां पर मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। तो पहले 1 को 5 से किया सर 5, फिर 2 को 2 से किया सर 4, डिवाइड बाय रेशो का सम जो कि 3, फिर आपने 1 को किया 3 से 3, फिर आपने 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई सर 2, और नीचे रेशो का सम 3। तो भाई P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और 4 9, 9 ने 3 से डिवाइड, 3 को डिवाइड किया, 9 से 3 डिवाइड हुआ 3, 5 और यहाँ पे कितना 2, 5, इट इज 5/3। तो पहला जो पॉइंट है वो 3 5/3 आ गया। तो कहीं पर देखो 3 5/3 है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में भी है 3 5/3। तो ए और बी में से कोई होगा, सी और डी नहीं हो सकता, पहले क्रॉस कर दो, क्योंकि उसमें माइनस का है, ये -3 और उधर माइनस का है -3/5, तो हमारा तो 5/3 आया। नहीं भाई बी भी नहीं हो सकता बी भी नहीं हो सकता, दैट्स ऑल तो पहले पता चल गया ये आंसर है। अब आप दूसरा पार्ट भी निकाल लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जब आपने Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये Q आ गया, रेशो क्या लेनी है 2:1, रेशो क्या लेनी है 2:1, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। A हमारा 2:1 है और B हमारा 5:3 है, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे, 2 × 5 10, ठीक है, 2 × 5 10 और 1 × 2 2, और नीचे रेशो का सम दैट इज 3। फिर दूसरा वाला 2 × 3 6, 1 × 1 1, नीचे रेशो का सम 3। यह आ गया होगा 10 + 2 12, 12/3 4, 6 और 1 7, 7/3 4, 7/3। तो पहले पता चल गया था हमारा आंसर है ए पार्ट 4 और 7/3, यहाँ तो 7 है, इसको लेना नहीं, ठीक है। तो ए पार्ट इज आंसर। सेक्शन फॉर्मूला लगाए, सिंपल ट्राई सेक्शन के क्वेश्चन पॉइंट्स निकालें। सिमिलर क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ही फाइंड करने।
ए और बी मैंने चेंज कर दिया, दैट्स ऑल। जो आपके 2 पॉइंट्स आएंगे दैट यू हैव टू टेल मी, ठीक है, जरूर बताना बेटे, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहां पर हमने क्या किया है, अब वो लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 4 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर जल्दी से मैं आपको करके बताता हूं। ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया -2 2, और ये मेरे पास बी आ गया 2 8। अब 4 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, 1 2 3। तो दिस इज लेट पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब ये मिड पॉइंट से करो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा मिड पॉइंट से करो 4 इक्वल पार्ट्स का। अब मिड पॉइंट कैसे समझ में आ रहा है कि ये मिड पॉइंट, मेरे बच्चे 4 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 2 पार्ट ये हो गए क्यू के इस तरफ, और क्यू के राइट साइड में हो गए 2 पार्ट हो गए। तो क्यू पूरी एबी का क्या बना, पूरी एबी का क्यू क्या है, मिड पॉइंट। तो भैया क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालने। इसी तरह से जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे फिर पी के निकालना, वो भी मिड पॉइंट से निकलेंगे। क्यों, क्योंकि क्यू पता चल जाएगा ना, ए हमें पता है, तो पी मिड पॉइंट बनेगा ए क्यू का। फिर आपको जो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालने हैं, क्योंकि क्यू हमें पता चल चुका है और बी भी हमें पता है, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो 4 इक्वल पार्ट्स में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, ट्राई सेक्शन में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, -2 और +2, ये तो 0 हो गया, 0/2 0, तो क्यू का पहला कोऑर्डिनेट निकल गया 0। इस तरह से 2 और ये 8, 2 और 8 10, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना आपको, मैं जानता हूं आपको आता है यार, दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 + 8 10, 10/2 5, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल भी गए। अब आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे, -2 0, -2 / 2 -1, पी भी आ गया, 2 5 7, 7/2, पी भी निकल गया। आर के कोऑर्डिनेट्स Q और B को यूज करो, आर के कोऑर्डिनेट्स 0 और 2, 2/2 दैट इज 1, 5 and 8 13, 13/2 दैट्स ऑल। 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहे थे, तीनों पार्ट निकाल दिए, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, सब माइंड में चलेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला है ही इतना सिंपल है, दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके लिए छोड़ रहे हैं, यहां भी 4 इक्वल पार्ट्स हैं, बस मैंने यहां पर पॉइंट चेंज कर दिए हैं। तीनों पॉइंट्स निकालना, मुझे बताना आपके आंसर क्या आ रहे हैं और क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चे ये थे आज के 10 MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है।